बिग इवेंट मूवीज से थक गए हो जहाँ पे एलियन हमारे प्लेनेट पे अटैक करे या फिर हम एलियन के प्लेनेट पे अटैक करे और एंड में हम लोग जीत भी जा रहे हैं, ड्यून 2 इज द मूवी वी नीडेड। और मैं इस वीडियो के 30 सेकंड के अंदर ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के एंड तक मैं इसे मास्टरपीस डिक्लेयर कर दूंगा, सो बी प्रिपेयर्ड। और बाय चांस अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इसके लिए ड्यून पार्ट 1 देखना चाहिए या फिर एक समरी वीडियो से काम चल जाएगा, और अगर तुम बिल्कुल स्पॉइल नहीं होना चाहते तो इस टाइम पे स्किप कर दो। और अब यहाँ से होगा स्पॉइलर टॉक। ड्यून 2 का समराइज प्लॉट यही है कि पॉल एट्रेडिस और उसकी माँ फर्मन के पास शेल्टर लेते हैं और बाद में फर्मन्स को अपने अलायंस भी बना लेते हैं। और अब तुमने पार्ट 1 देखा होगा तो तुमको याद होगा कि सब लोग पॉल एट्रेडिस को मसाया मानते हैं और पॉल एट्रेडिस लाइक एवरी अदर मेन कैरेक्टर खुद को मसाया नहीं मानता है। लेकिन यहीं पे ड्यून की कहानी बाकी मसाया स्टोरीज से डिफरेंट हो जाती है। अब देखो, फिक्शन में तुमने हजारों बार ये कहानी सुनी होगी कि कोई मसाया आएगा और पूरी दुनिया को बचाएगा, और इस केस में ये ट्रू तो है, लेकिन यहाँ पे कोई मसाया बॉर्न नहीं हुआ है बल्कि एक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। और ये बात पॉल एट्रेडिस समझता है कि वो कोई मसाया नहीं है। बेनी जेसरेट ने बहुत सारे ब्लड लाइन को मैनिपुलेट किया है और वो उसी ब्लड लाइन का एक और ब्लड है, लेकिन फिर उसी के सामने हाउस हरकनन और एम्परर खुद है, और इसी के बीच फर्मन्स भी है जिनको एक लीडर की जरूरत है, चाहे वो मसाया हो या नहीं। और मूवी के एंड आते आते तुम ये समझ ही जाओगे कि कौन किसको क्या बना रहा है। बात करते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, जो कि बहुत अच्छा है। एक मिनट, इट्स अ फकिंग अंडरस्टेटमेंट। मैं इस चीज को क्लेम कर सकता हूँ कि मूवी का एक सिंगल फ्रेम ऐसा नहीं है जहाँ पे तुम्हारी आंखें खुली ना रहे। अरीना फाइट्स में आज तक मैंने ग्लैडिएटर 1 वाली फाइट को ऊपर रखा है। एक अच्छे अरीना फाइट में तुम क्या प्रेस करते हो? ऑब्वियसली उसका एक्शन। लेकिन ड्यून 2 का एरिना फाइट मैं तुम्हें इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एक ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस होता है, और ऑलमोस्ट इस सीक्वेंस के 1-2 मिनट बाद मुझे रियलाइज होता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट सीक्वेंस है। इसका शेयर स्केल देख के ये रियलाइज होता है कि तुम्हारा आंख कैप्चर नहीं कर पा रहा है जो भी फ्रेम में हो रहा है। और इस तरह के मूवमेंट्स के लिए मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ। यूजुअली जब इस तरह का कोई मूवमेंट होता है जिसे मैं फील करता हूँ कि एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा हूँ फुल्ली, तो मैं स्क्रीन के कॉर्नर्स पे ध्यान देता हूँ ताकि मेरा दिमाग सारे डेटा को अच्छी तरीके से अरेंज कर पाए, एंड दैट वर्क्स फॉर मी। डिटेलिंग्स की बात हो ही रही है तो इसका साउंड ट्रैक गिवन बाय हांस जिमर, ओह सॉरी, गॉड हांस जिमर। आई मीन ये बहुत क्लीशे होगा बोलना कि इसका साउंड ट्रैक गूज़बम्प्स ला देता है, लेकिन ये सच है। और सिर्फ ड्यून के लिए नहीं, हांस जिमर के सारे स्कोर्स के लिए। वेपन्स के साउंड से लेके कैरेक्टर के ब्रेथ और फुटस्टेप, ये सभी साउंड तुमको इमर्स कर लेते हैं इस वर्ल्ड में। इनफैक्ट बेस तक तुमको इसका फील होगा। जब भी कोई बैटल सीक्वेंस तुमने देखा होगा तो ये फॉलो किया होगा कि वो हमेशा मेन कैरेक्टर को फॉलो करता है और बीच बीच में मास डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए वॉर का एक ओवरव्यू। लेकिन यहाँ पे स्केल मैसिव है और वॉर प्लैनेटरी है। जब कोई शिप डिस्ट्रॉय भी हो रहा होता है तो उसका स्प्लिंटर चंक्स में गिरता है जिसके सामने छोटे छोटे इंसान स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सिनेमा के लैंग्वेज में इसको जक्सटापोजिशन बोलते हैं। और एंड का बैटल, अगर मूवी देखने के बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि ये सब कुछ कंप्लीटेड फील नहीं हो रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि स्टोरी कंप्लीटेड नहीं है और एज पर द रिपोर्ट इसका पार्ट 3 को ग्रीन लिट नहीं किया गया है। तो हाँ, ये क्वेश्चन सही है कि इन दोनों कैरेक्टर का मतलब क्या था। एक और डिटेल जो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है और तुमसे हो सके तुम मिस हो गया होगा, पॉल एट्रेडिस की माँ वाटर ऑफ लाइफ पॉइजन जब पी लेती है तो अपने ही फीटस से बात करती है, और ये फीटस ईच एंड एवरी इंटरेक्शन के साथ ग्रो हो रहा होता है। काफी सटल डिटेल है जो बहुत जल्दी नोटिस नहीं होगा जब तक हाथ अपीयर नहीं होता है। और इसी सटलिटी के साथ बात करते हैं तिमोथी शैलामेट की एक्टिंग की। अगर तुम इस यूनिवर्स के पॉलिटिक्स को समझ चुके हो तो पॉल एट्रेडिस के अवेकनिंग के बाद वाले पॉल को तुम बहुत एडमायर करोगे। जिस तरीके से बस एक टर्न में तुम एटीट्यूड का शिफ्ट देखते हो, बस एक नजर काफी होता है कि तुम बता सकते हो कि ये डिफरेंट इंसान है। और ये डायलॉग से भी पता चलता है कि मुआदिन उनका फ्रेंड अब चेंज हो चुका है मसाया में। इसलिए नोटिस करना कि पॉल को पता है कि डुओ में सामने वाले को मारना ही होगा, इसलिए वो स्टिलगार से डुओ नहीं करता है, कमांड करता है और नेबैरन से डुओ का फाइट करता है। और जो वो वॉइस यूज करता है बेनी जेसरेट को साइलेंस करने के लिए, पीक मोमेंट। मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटा का है, तो अगर तुम इसके पॉलिटिक्स और इस वर्ल्ड को नहीं समझते तो तुमको ये बहुत लंबी लगने वाली है। लेकिन मूवी लंबी है नहीं। सिंपलिसिटी के लिए ये 2 क्वेश्चन करते हैं कि पहला, कौन किसके लिए फाइट कर रहा है? तो हाउस हेराकन इंपीरियर द एम्परर के लिए फाइट कर रहा है। वो एम्परर जिसको एडवाइस दे रही है बेनी जेसरेट द रेवेनेंट मदर। वो बेनी जेसरेट जो ब्लड लाइन को मैनिपुलेट कर रही है फॉर द मसाया। वो मसाया जो उनके कंट्रोल में चलेगा, और मसाया कोई एक नहीं है, मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि कौन फाइट क्यों नहीं कर रहा है। अगर तुमको याद होगा तो ड्यून 1 में ही पॉल को पता चल गया था कि डुअल में सामने वाला मरेगा ही, और अवेकनिंग से पहले हम उसे वॉरियर की तरह देखते हैं, ना कि कोई पॉलिटिशियन की तरह। और आफ्टर अवेकनिंग वो वही यूज करता है नेबैरन से फाइट करने के लिए, लेकिन स्टिलगार से फाइट नहीं करता है। वो अपने फ्यूचर से डरता है कि लोग स्टारवेशन से मर जाएंगे, लेकिन फिर वही ग्रीन पैराडाइज का सपना भी दिखाता है। तो हाँ, ये मूवी लंबी नहीं है। बहुत बड़े बड़े एक्टर है, फ्रिकिंग थैनोस है इस मूवी में, उनका रोल छोटा है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स पार्ट 3 के लिए सेटअप हो चुके हैं। अब
आखिरी में बात कर लेते हैं मैन ऑफ द शो की, डेनिस विलेवनेन की। इनकी फिल्मोग्राफी की करीब 4 मूवीज मैंने देखी है और ये फर्स्ट मूवी है जो मैंने थिएटर्स में देखी है और इन चारों में से शायद ही किसी की रेटिंग 8 से कम है। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, दुनिया मेरे अराउंड नहीं घूमती है। पहला ये कि ये ड्यून 2 के बाद प्रॉपर्ली रेटेड होंगे और दूसरा ये कि अब मैं इनका फैन हूँ।